स्टडी हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम आइडिया ऑफ भारत में भारतीय आर्थिक परंपराएं से एक टॉपिक समुद्री व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहले हम इस टॉपिक की थोड़ी भूमिका देख लेते हैं। भारत प्राचीन काल से ही आर्थिक दृष्टि से एक समृद्ध देश रहा है। जब हमने प्राचीन भारत के इतिहास में अलग अलग राजवंशों का इतिहास पढ़ा, जब उनकी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया था, तो ये देखा था कि उस समय अर्थव्यवस्था काफ़ी विकसित थी और भारत आर्थिक दृष्टि से एक संपन्न देश था। यहाँ की जलवायु, उपजाऊ जमीन, भरपूर प्राकृतिक संसाधनों और विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण स्थानीय और बाह्य व्यापार का बहुत विकास हुआ और यह व्यापार स्थल और जल मार्गों से होता था। तो भारत की जो जलवायु थी वो फसलों के अनुकूल थी, उपजाऊ जमीन होने से यहाँ उत्पादन अच्छा होता था, साथ ही प्राकृतिक संसाधन भी भरपूर मात्रा में थे। और भारत की जो एक विशिष्ट भौगोलिक स्थिति थी, यानी कि भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा है, इस कारण समुद्र के रास्ते से दुनिया भर के अलग अलग भागों तक पहुँचना संभव था। समुद्री मार्गों से व्यापार करना आसान था। इससे विदेशी व्यापार का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ। तो जो भारत की भौगोलिक स्थिति ने भी भारत के समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था। हड़प्पा सभ्यता के समय से ही भारत का विदेशों से समुद्री व्यापार होता था। कई पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों में इसका उल्लेख है। उससे हमें जानकारी मिलती है कि प्राचीन भारत में भारतीय समुद्री व्यापार किन किन देशों के साथ होता था, किन वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाता था। इन सब का उल्लेख हमें साहित्यिक स्रोतों में भी मिलता है, साथ ही पुरातात्विक स्रोतों से भी इसकी जानकारी प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं हड़प्पा कालीन समुद्री व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थानों से उत्खनन में जो वस्तुएं मिली है, उनसे पता चलता है कि इस सभ्यता के निवासियों का विदेशों से व्यापारिक संबंध था। विदेशों से संपर्क जल और थल दोनों मार्गों से था। जल मार्ग से व्यापार जहाजों के माध्यम से किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना, चांदी, सीसा, तांबा आयात करते थे और विदेशों को कौन सी वस्तुएं निर्यात की जाती थी यह निश्चित करना कठिन है। चूँकि हड़प्पा सभ्यता से जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है और जो भी जानकारी हमें प्राप्त होती है वो जो उस समय की वस्तुएं मिलती हैं, मुद्राएं हैं, मोहरें हैं और जो भी दूसरी अन्य सामग्री है, उसी से हमें पता चलता है कि उस समय सभ्यता का स्वरूप कैसा रहा होगा, व्यापार व्यवसाय सब सारी जानकारी हमें उसी से प्राप्त होती है। तो बहुत सारी जानकारी अभी हमें नहीं प्राप्त हुई है उस हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो आयात कौन सी वस्तुएं होती थी इसका पता है, लेकिन निर्यात कौन सी वस्तुएं की जाती थी इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। गुजरात में स्थित लोथल हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर था। यहाँ पर बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, साथ ही यहाँ से फारस की मुहरें भी मिली है, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध थे। मिस्र और मेसोपोटामिया से भी व्यापारिक संबंधों के अनेक प्रमाण मिले हैं। मिस्र और मेसोपोटामिया में भी कई ऐसे अभिलेख मिले हैं जिसमें हड़प्पा निवासियों का उल्लेख मिलता है, और जैसे कि लोथल में फारस की मुहरें मिली हैं। तो ये इन सब साक्ष्यों के माध्यम से हमें पता चलता है कि हड़प्पा काल में समुद्री व्यापार विकसित अवस्था में था। ये कुछ वस्तुएं हैं जिनका कि विदेशों से आयात किया जाता था कच्चे माल के तौर पर। तो हमने जब अंतर्देशीय व्यापार पढ़ा था तब भी इसका उल्लेख आया था। तो ये चार्ट आप पढ़ लीजिएगा एक बार कि कहाँ से कौन सी वस्तुएं मंगवाई जाती थी। अब हम देखते हैं वैदिक कालीन समुद्री व्यापार। वैदिक काल में स्वदेशी और विदेशी दोनों व्यापार होते थे। व्यापार करने वालों को पणी कहा जाता था और जो व्यापारिक वस्तुएं होती थी उन्हें पण्य कहा जाता था। व्यापार करने वालों को पणी और व्यापारिक वस्तुओं को पण्य। ऋग्वेद में अन्य देशों से व्यापार करने का वर्णन मिलता है। विदेशों से व्यापार करने के लिए व्यापारी समूह में जाते थे जहाज के माध्यम से, और ये जो जहाज थे इनमें 100 चप्पू होते थे। ऋग्वेद में एक कहानी मिलती है भुज्जू नामक व्यक्ति की, जिसको अश्विन ने 100 चप्पुओं वाले जहाज से बचाया था। तो ऋग्वेद में जो कुछ कथाओं के माध्यम से
कहानियों के माध्यम से बहुत सारी ऐसी बातें हमें पता चलती है, उस समय के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो ऋग्वेद से हमें जानकारी मिलती है कि उस समय 100 मतलब काफ़ी बड़े आकार का जहाज होता था, जिसको कि 100 चप्पुओं के माध्यम से चलाया जाता था। उससे व्यापारी व्यापार करने के लिए समूह में जाते थे। उत्तर वैदिक काल में भी समुद्री व्यापार किया जाता था। संभवतः बेबीलोन के साथ व्यापार होता था। बेबीलोन यानी वर्तमान का जो इराक है वो प्राचीन बेबीलोन था। तो इस युग में मुख्य मुद्रा को शतमान कहा जाता था और इस युग में व्यापारिक संगठनों का भी उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में भी समुद्री व्यापार होता था। अब हम देखते हैं महाजनपदकालीन या बौद्ध युगीन समुद्री व्यापार। महाजनपद काल के दौरान बड़े बड़े नगरों का विकास हो चुका था और इस वजह से व्यापार वाणिज्य की तेजी से उन्नति हुई और जातक कथाओं में उस समय के व्यापार व्यवसाय और श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। इसमें 18 श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। श्रेणी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। श्रेणियां होती थी व्यापारियों के संगठन। एक ही व्यवसाय करने वाले जो व्यापारी होते थे वो अपना एक संगठन बनाते थे जिसे श्रेणी कहा जाता था। तो जातक कथाओं से हमें 18 श्रेणियों के बारे में पता चलता है, यानी 18 तरह के अलग अलग जो व्यवसाय करने वाले लोग थे उनकी श्रेणियां थी। और एक ही प्रकार का व्यापार करने वाले जो व्यापारी थे वो अपना संगठन बना लेते थे, उससे कहा जाता था श्रेणी। प्रत्येक श्रेणी के व्यापारी अपने अनुकूल नियम बनाते थे। ये श्रेणियाँ काफ़ी शक्तिशाली होती थी उस समय। ये राजा के साथ में मिलकर अपने लिए जो व्यापार के लिए अनुकूल नियम कानून बनवाती थी और राजा उसको मान्यता देता था। इस समय सामुद्रिक व्यापार किए जाने का भी उल्लेख मिलता है। भारत से रेशम, कालीन, हाथीदांत का निर्यात किया जाता था। कौवे और मोर को भी विदेशों में बेचने का उल्लेख बौद्ध साहित्य में मिलता है। तो महाजनपद काल के बारे में हमें ज़्यादातर जानकारी बौद्ध साहित्य से ही मिलती है। तो जो ये बौद्ध युगीन जो समय था, जो महाजनपद काल था, उस समय का व्यापार की जानकारी भी हमें मुख्यतः जातक कथाओं के माध्यम से पता चलता है कि उस समय समुद्री व्यापार होता था। और चूँकि महाजनपद यानी बड़े बड़े जनपदों की स्थापना हो गई थी, बड़े बड़े नगरों की स्थापना हो गई थी और ये नगर व्यापार व्यवसाय के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे और यहाँ से विदेशों को भी व्यापार होता था, विदेशों से भी, जो कि समुद्र के माध्यम से होता था। अब हम देखते हैं मौर्यकालीन समुद्री व्यापार। मौर्य काल में व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर समुद्री व्यापार के लिए बंदरगाह बनवाए गए थे। मौर्यों की सुव्यवस्थित शासन प्रणाली और प्रोत्साहन नीति से विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई। मेगास्थनीज के वर्णन से हमें मौर्य युगीन व्यापार के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है और उसने इंडिका में जहाज बनाने वाले उद्योग का भी वर्णन किया है। चूँकि जहाज के माध्यम से व्यापार होता होगा, इसीलिए जहाज निर्माण के उद्योग का भी वर्णन हमें इंडिका में मिलता है। जल मार्ग जो था उस समय व्यापार करने का, तो पश्चिमी समुद्र तट से फारस की खाड़ी होते हुए अरब तक जाता था और पश्चिमी तट पर एक समुद्री मार्ग भड़ोच और काठियावाड़ होते हुए लंका तक जाता था। इस समय पश्चिमी तट पर सोपारा बंदरगाह महत्वपूर्ण था। भारत से हाथीदांत, कछुए की पीठ, सीपियाँ, मोती, रंग, नील, बहुमूल्य लकड़ी आदि वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। वस्तुओं के आयात और निर्यात पर राज्य के द्वारा कर भी लिया जाता था। तो विकसित अवस्था में था मौर्य काल के दौरान समुद्री व्यापार। बहुत से बंदरगाह का उल्लेख हमें मिलता है। हमें मेगास्थनीज की इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से उस समय के व्यापार व्यवसाय के बारे में पता चलता है। फिर मौर्य वंश के पतन के बाद जो समय आया उसे कहा जाता है मौर्योत्तर काल। तो उस दौरान भी समुद्री व्यापार के होने का वर्णन मिलता है। शुंग और सातवाहन काल जो था मौर्यों के बाद का समय, उस समय आंतरिक और बाह्य व्यापार विकसित अवस्था में था। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी जो ये ग्रंथ है, उसके विवरण से पता चलता है कि भारत का पश्चिमी देशों के साथ व्यापार उन्नति पर था। नासिक, प्रतिष्ठान, जुनार यहाँ के प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे। भारत का मिस्र, सिकंदरिया, रोम, चीन, जावा, सुमात्रा, बर्मा, इनसे व्यापार होता था। उस समय भड़ोच, सोपारा, कल्याण भारत के प्रमुख बंदरगाह थे।
भारत से हाथी दांत, मसाले, सुगंधित द्रव्य, कपड़े, औषधियाँ बड़ी मात्रा में निर्यात की जाती थी, जिसके बदले में सोना कमाकर भारतीय व्यापारी भारत आते थे। तो मौर्योत्तर काल में भी जो शुंग और सातवाहन काल का समय था, उस समय भी जो बड़े पैमाने पर विदेशों से व्यापार होता था। कई प्रसिद्ध बंदरगाह थे और दुनिया के अलग अलग देशों के साथ उस समय व्यापार, समुद्री व्यापार होता था। अब हम देखते हैं कुषाण कालीन समुद्री व्यापार। कुषाण शासक कनिष्क के समय में व्यापार में बहुत वृद्धि हुई थी। कनिष्क के साम्राज्य में बैक्ट्रिया जैसे प्रदेश सम्मिलित थे, जो कि व्यापार के प्रमुख केंद्र थे और प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर स्थित थे। रोम के साथ कनिष्क के मैत्रीपूर्ण संबंध थे, तो रोम से भी व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। भारत का जो पश्चिमी तट था, वहाँ के व्यापारी अरब और मिस्र से समुद्री मार्ग के माध्यम से व्यापार किया करते थे। पश्चिमी तट से वो अरब और मिस्र तक व्यापार करते थे। और मिस्र का शहर था सिकंदरिया, या जिसे अलेक्जेंड्रिया कहा जाता है। वो विद्या, व्यापार और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था उस समय। भारतीय व्यापारी वहाँ तक व्यापार करने के लिए जाते थे। लाल सागर और नील नदी के मार्ग पर एक भारतीय व्यापारी का शिलालेख भी मिला है, जो कि ग्रीक भाषा में लिखा गया है। तो ग्रीस, पश्चिम एशिया, मिस्र से भारत के घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। तो कुषाण जो शासक जो कनिष्क था, चूँकि उसका एक बहुत शक्तिशाली उसने साम्राज्य की स्थापना की थी और उसका राज्य भी विस्तृत था। बैक्ट्रिया जैसे नगर उसके राज्य में सम्मिलित थे, साथ ही रोम के साथ उसके मैत्री संबंध थे। इस सब वजह से इस समय में व्यापार, व्यवसाय और खासतौर पर विदेशी व्यापार का बहुत विकास हुआ और भारतीय व्यापारी अलेक्जेंड्रिया तक व्यापार करने के लिए जाते थे। भारत से वस्त्र, मसाले, आभूषण, प्रसाधन सामग्री इनका निर्यात किया जाता था और उसके स्थान पर सोना भारत आता था। पंजाब का जो हजारा जिला है, वहाँ पर रोम के बहुत सारे सिक्के मिले हैं, यानी रोम के साथ व्यापारिक संबंध थे। ये रोम के सिक्के हमें पंजाब के हजारा जिले में प्राप्त होते हैं। भारत और पश्चिमी देशों में जब ये व्यापार बढ़ा, तो उसका परिणाम ये निकला कि बहुत सारे बंदरगाहों का विकास हुआ और उन बंदरगाहों पर कई विदेशी व्यापारी निवास करते थे। उनकी बस्तियां थी वहाँ पर, जिसमें मुजिरिस एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, जो कि मालाबार तट पर स्थित था। केरल वाला जो क्षेत्र था, वहाँ पर स्थित था मुजिरिस। इसके अतिरिक्त मदुरई जिसको कहते हैं, भृगु कच्छ, ये बंदरगाह भी विदेशी व्यापार के केंद्र थे और बड़ी संख्या में यहाँ पर यूनानी लोग निवास करते थे। जिस प्रकार भारत के बंदरगाहों में विदेशी लोगों की बस्तियां थी, वैसे ही ईरान की खाड़ी, लाल सागर, भूमध्य सागर, इन बंदरगाहों में भारतीय व्यापारियों ने भी अपनी बस्तियां बसा ली थी। मतलब चूंकि भारतीय व्यापारी भी विदेशों को जाते थे व्यापार करने के लिए, तो उन्होंने भी वहाँ अपनी बस्तियां बसाई और विदेशी व्यापारियों ने भी भारतीय बंदरगाहों पर वो भी निवास करते थे। सिंध और गुजरात के अनेक बंदरगाह भी पश्चिमी व्यापार के बड़े केंद्र थे। भारत के बर्मा, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम और चीन से व्यापारिक संबंध थे। बर्मा और मलेशिया को स्वर्ण भूमि कहते थे। कंबोडिया, लाओस, वियतनाम को हिंद चीन और इंडोनेशिया के अंतर्गत जो द्वीप आते थे, जैसे जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो, इनको सुवर्ण द्वीप कहा जाता था। तो जातक कथाओं से पता चलता है कि बर्मा और मलय प्रदेशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध बौद्ध काल से ही थे, यानी जो महाजनपद काल के समय से ही इन क्षेत्रों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध थे। तो जो भी ये चाहे वो हिंद चीन वाला क्षेत्र हो, स्वर्ण द्वीप हो, स्वर्ण भूमि, इनके साथ में घनिष्ठ व्यापारिक संबंध भारत के रहे थे बौद्ध काल से ही। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में सिंधु नदी के मुहाने से लेकर बंगाल की खाड़ी तक 22 बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है। भारत के पश्चिमी तट पे भड़ोच, सोपारा, कल्याण, सेमिल्ला बंदरगाह थे। दक्षिण में केरल के समुद्र तट पर मुजिरिस बंदरगाह था, ये पांड्य राज्य के क्षेत्र में आता था। पूर्वी समुद्री तट पर कावेरीपट्टनम, पौंडीचेरी, ताम्रलिप्ति मुख्य बंदरगाह थे। चीन के प्राचीन ग्रंथों में भी भारत के बंदरगाहों और उनसे आने वाली जो व्यापारिक वस्तुएं थी, जिन्हें पण्य कहा जाता था, उसका उल्लेख मिलता है। तो बहुत सारे बंदरगाह भारत में स्थापित हुए थे। चूँकि व्यापार व्यवसाय का बहुत विकास था, समुद्री व्यापार होता था, तो बंदरगाहों की स्थापना भी हुई थी। अब हम देखते हैं गुप्तकालीन समुद्री व्यापार। गुप्त काल में समस्त जो उत्तर भारत था वो एक सूत्र में बंध गया था। चूँकि शक्तिशाली शासक हुए उस समय, उन्होंने पूरे साम्राज्य को एक सूत्र में बांधा, आंतरिक शांति स्थापित हो गई। इस कारण विदेशी व्यापार में भी उन्नति हुई और विदेशी व्यापार करने वाले जो व्यापारी थे, उनके जो दल होता था, उसका मुखिया सार्थवाह कहलाता था।
उस समय भारत के प्रमुख बंदरगाह थे भड़ोच और ताम्रलिप्ति। प्रमुख व्यापारिक नगर थे उज्जैन, पेशावर, विदिशा, साकेत, प्रयाग, बनारस, पाटलिपुत्र। भारत के तिब्बत, चीन, ईरान, अरब, अफ्रीका और पूर्वी एशिया के देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे। भारत हीरे, मोती, कीमती पत्थर, वस्त्र, तेल, मसाले, औषधियाँ इनका निर्यात करता था और सोना, चांदी, तांबा, रेशम, सीसा, खजूर, घोड़ों का आयात करता था। तो गुप्त काल में विदेशी व्यापार का बहुत विकास हुआ। गुप्त काल में उद्योग और व्यापार की उन्नति का एक कारण व्यापारियों का श्रेणियों और निगम में संगठित होना भी था। वैसे तो श्रेणियों का अस्तित्व हमें बहुत पहले से मिलता है, उत्तर वैदिक काल में ही व्यापारियों के संगठन अस्तित्व में आने लगे थे, लेकिन गुप्त काल में इन श्रेणियों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है व्यापार के विकास में। ये व्यापारियों और शिल्पियों के संगठन होते थे, जैसे हमने पीछे भी उल्लेख किया इस चीज़ का कि जो एक जैसा व्यापार करने वाले लोग होते थे उनके जो संगठन होते थे, तो शिल्पी जो थे उनके संगठन, उन्हीं को कहा जाता था श्रेणी। तो नगर के जो व्यापारियों की श्रेणी थी उसका अध्यक्ष नगर श्रेष्ठी कहलाता था। दूर दूर तक काफिला लेकर जाने वाले व्यापारियों शिल्पियों की पृथक पृथक श्रेणियां होती थी, यानी हर तरह के व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों की श्रेणियां थी, उनके संगठन थे। एक जैसा व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों से मिलकर ये श्रेणियां बनती थी और निगम व्यापारिक समितियां होती थी। ये श्रेणी से भी बड़ी संस्था होती थी। जो सभी श्रेणियां थी वो निगम की सदस्य होती थी। तो ये जो निगम और श्रेणी थे उन्होंने व्यापार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। श्रेणियां काफ़ी शक्तिशाली भी थी, इनके पास बहुत पैसा होता था, आधुनिक बैंकों की तरह ये काम करती थी, ऋण देती थी, ब्याज पर पैसा देती थी। तो श्रेणियों के मदद से भारत में जो गुप्त काल के दौरान व्यापार का बहुत विकास हुआ। कालिदास की जो रचना है रघुवंशम, उसमें वास्तुकारों की श्रेणी का उल्लेख मिलता है और विशाख दत्त की जो मुद्रा राक्षस है उसमें जौहरियों की एक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा कुछ अभिलेख भी हैं, जैसे कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख, उसमें रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख है। स्कंदगुप्त के इंदौर अभिलेख में तैलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। वैशाली में अलग अलग जो निगम थे उनकी मुहरे प्राप्त हुई, मतलब ये जो श्रेणियाँ थी, निगम थी, ये अपनी मुहरे भी चलाते थे, तो इनकी मुहरे भी वहाँ पर प्राप्त हुई है। अब हम देखते हैं गुप्तोत्तर कालीन समुद्री व्यापार, यानी गुप्त का वंश के पतन के बाद वाला जो समय था उस समय समुद्री व्यापार कैसा था। गुप्त वंश के पतन के बाद वर्धन वंश का आविर्भाव हुआ और हर्षवर्धन जो कि एक शक्तिशाली राजा था उसके काल में विदेशों से समुद्री व्यापार होता था। गुप्तोत्तर काल में भारत के समुद्र तट पर कई बंदरगाह थे। पश्चिम भारत के समुद्र तटों पर देवल, खंबात, थाना, सोपारा और पूर्वी भारत के समुद्र तटों पर ताम्रलिप्ति, सप्तग्राम, पुरी, कलिंग, शिकागोस ये महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। भारत से चंदन की लकड़ी, जड़ी बूटियाँ, गरम मसाले, कपड़े और अन्य वस्तुएं निर्यात होती थी। वैनसोंग के अनुसार भारत में ऊनी, रेशमी और मलमल का कपड़ा बहुत अच्छा तैयार किया जाता था। वैनसोंग हर्षवर्धन के समय में ही भारत आया था, तो उसने उस समय के का वर्णन किया है और बताया कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बनाया जाता था, ऊनी, रेशमी, मलमल का कपड़ा, और जो कि विदेशों को निर्यात किया जाता था। व्यापार अनेक मार्गों से होता था। अलबरूनी ने व्यापार के 15 प्रमुख मार्गों का उल्लेख किया है। इस समय अरब और दक्षिण पूर्वी एशिया से अधिक व्यापार होता था। कन्नौज एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था जहाँ से अनेक रास्ते विभिन्न दिशाओं में जाते थे। तो हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज और ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। तो हर्षवर्धन के समय विदेशों से काफ़ी व्यापार होता था। लेकिन गुप्त काल के बाद में जो हर्षवर्धन के बाद में जो 7वीं से 10वीं शताब्दी का जो समय था उस दौरान भारत के व्यापार में अवनति देखने को मिलती है, विदेशी व्यापार में भी। उसके पीछे बहुत से कारण थे, जैसे कि रोम साम्राज्य का पतन हो गया, ईरान में का जो साम्राज्य का पतन हो गया, तो भारत का जो मुख्य व्यापार इनके साथ होता था उसमें काफ़ी कमी आई थी उसके बाद में। और भारत में भी जो है एक छत्र किसी का शासन स्थापित नहीं हुआ, एक सामंतवाद की स्थापना होने से भी भारत का जो व्यापार था उसमें काफ़ी कमी आई थी। दक्षिण भारत में अगर हम देखें तो चोलकालीन, अब हम देखते हैं समुद्री व्यापार। चोल काल में आंतरिक और विदेशी व्यापार में बहुत उन्नति हुई। एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की थी इन्होंने 9वीं शताब्दी के बाद। तो वहाँ पर जो आंतरिक और विदेशी व्यापार की उन्नति हमें देखने को मिलती है। व्यापारी संगठित थे, उनके अलग अलग संगठन थे, जैसे मणिग्रामम, बलंजियर, तेलकी आदि। व्यापारियों का एक प्रमुख संगठन था नाना देसी।
बड़े नगर में इनका कार्यालय होता था और अन्य स्थानों पर इनकी शाखाएं होती थी, यानी कि एक हेड ऑफिस जैसे होता है वो किसी बड़े नगर में होता था और दूसरी जगह पर इनकी ब्रांचेस होती थी। ये व्यापारी लंका, लक्षद्वीप, मालदीव, मलाया, प्रायद्वीप और चीन तक व्यापार करते थे और विभिन्न जो सुगंधित पदार्थ, चंदन, कपूर, रत्न, हाथीदांत के सामान, औषधियाँ आदि यहाँ से निर्यात की जाती थी। पूर्वी द्वीप समूह से मसाले का व्यापार होता था, अरब से घोड़ों का व्यापार होता था। तो चोल काल के दौरान हमें व्यापार का बहुत विकास देखने को मिलता है और चोलों के पास चूँकि बहुत अच्छी नौसेना भी थी, बड़े बड़े जहाज भी थे, तो इन जहाज़ों का जो है वो युद्ध के लिए तो वो नौसेना का प्रयोग करते थे, साथ ही जहाज़ों का उपयोग व्यापार के लिए भी होता था। तो और चूँकि बंगाल की खाड़ी को कहा जाता था चोलों की झील, तो समुद्र का रास्ता भी उनके लिए उपलब्ध था, तो इस वजह से विदेशों के साथ उनका व्यापार का बहुत विकास हुआ। इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।